असहयोग आंदोलन। देश में हो रहे इस अत्याचार को देखकर गांधी जी बेहद उदास थे। उनकी आत्मा अंदर से निराश थी और उन्होंने पहले ही असहयोग कार्यक्रम की घोषणा तो कर ही दी थी और उसी के अनुसार उन्होंने 1 अगस्त को वॉर मेडल, जुल वॉर मेडल और केसरी हिंद पदक जो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की सेवाओं के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए थे, वायसराय को लौटाकर असहयोग का अपना कार्यक्रम आरंभ किया। 11 जुलाई 1920 को गुजरात राजनीतिक परिषद की बैठक नाडियाद में हुई। उसमें सर्वप्रथम वल्लभ भाई के प्रस्ताव पर सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसी अवसर पर दूसरे प्रस्ताव द्वारा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का भी निर्णय किया गया, जिसकी स्थापना के साथ ही वल्लभ भाई ने उसका सदा पोषण भी किया। कलकत्ता और नागपुर में अधिवेशन। कुछ दिनों बाद ही सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। असहयोग के कार्यक्रम में जो बातें निश्चित की गई थी उनमें उपाधियों, सरकारी नौकरियों, कचहरियों, स्कूल, कॉलेजों और काउंसिलों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ स्वदेशी भावना और खादी का प्रचार भी शामिल था। वल्लभ भाई ने उन्हीं दिनों खादी पहनना आरंभ किया था। कोलकाता के इस अधिवेशन के बाद उसी वर्ष दिसंबर माह में कांग्रेस का साधारण अधिवेशन नागपुर में हुआ और इसमें असहयोग का प्रस्ताव जिन्ना को छोड़ समस्त ने स्वीकार किया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गांधी जी ने असहयोग का कार्यक्रम जब देश के सामने रखा तो कांग्रेस के ही अनेक नेता इसके विरोध में थे। देशबंधु दास, विपिन चंद्र पॉल, श्री जयकर, कायदे आजम जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती बेसेंट आदि के नाम शामिल हैं। कोलकाता के विशेष अधिवेशन से ही वास्तव में गांधी युग आरंभ हो चुका था। इसके बाद नागपुर कांग्रेस में गांधी जी ने देश को जो कार्यक्रम दिए उसमें असहयोग एवं सत्याग्रह के जो आंदोलन हुए वे गांधी जी के बढ़ते हुए प्रभाव और लोकप्रियता के प्रमाण बने। कोलकाता के बाद नागपुर कांग्रेस ने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। नागपुर कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो था कांग्रेस के मुस्तकिल विधान का निर्माण। विधान का मसौदा गांधी जी ने स्वयं तैयार किया था और यही स्वाधीनता प्राप्ति तक कांग्रेस का सर्वोपरि साधन और संबल बना रहा। नागपुर के इस अधिवेशन में कांग्रेस ने उपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य को बदलकर शांतिमय युद्ध उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना अपना ध्येय घोषित किया। कांग्रेस ने अपने ध्येय से उपनिवेशिक शब्द सर्वप्रथम यही निकाला। इस विधान के अनुसार गुजरात में जो प्रांतीय समिति बनी वल्लभ भाई को चुना गया। जोर पकड़ता सत्याग्रह। अब गुजरात के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई को चुना जा चुका था। कांग्रेस में गांधी जी ने यह घोषणा कर दी थी, असहयोग के प्रस्ताव में बताया गया सारा कार्यक्रम यदि लोग शांति पूर्वक पूरा कर दें तो 1 वर्ष में स्वराज्य स्थापित किया जा सकता है। नागपुर कांग्रेस के बाद 1 साल में स्वराज के नारे ने बड़ा जोर पकड़ा और लोगों में आश्चर्यजनक उत्साह एवं जोश दिखाई देने लगा। जनता को लगातार कार्यक्रम देने के उद्देश्य से नागपुर कांग्रेस के बाद महासमिति की जो बैठक हुई उसमें तय किया गया कि 30 जून 1921 के पहले कांग्रेस के लिए तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए जमा किया जाए, 4 आने वाले 1 करोड़ सदस्य बनाए जाएं तथा देश में 20 लाख चरखे जारी किए जाएं। इसमें गुजरात काठियावाड़ के हिस्से में 10 लाख रुपए एकत्रित करना, 30 लाख सदस्य बनाना और 1 लाख चरखे चालू करना आया था। हालांकि सब प्रांतों के हिसाब से गुजरात का अनुपात 30 लाख रुपए एकत्रित करना होता, परंतु गुजरात लड़ाई का मोर्चा बनने जा रहा था, इसलिए जन जागृति की दृष्टि से इस पर अधिक भार डाला गया था। वल्लभ भाई ने गुजरात की ओर से गांधी जी को निश्चिंत रहने के लिए कह दिया था। वल्लभ भाई इस नए दायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव घूमने लगे। अथक प्रयत्न और अपने प्रभाव के कारण बहुत जल्द ही वल्लभ भाई ने 10 के बजाय 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और सदस्यता एवं चरखों का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। इसी समय 1 जून को 5वीं गुजरात परिषद हुई और वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष चुने गए। कार्यक्रम को पूरा करने की घोषणा के साथ ही असहयोग की हवा बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगी। 30 जून को 10 लाख रुपए का
तिलक स्वराज फंड इकट्ठा करने का लक्ष्य पूरा हो गया। इसके बाद 30 सितंबर से पहले विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि एक वर्ष में स्वराज स्थापित करने की बात लोगों के मन में थी और गांधी जी ये एक वर्ष कोलकाता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन से गिनते थे। अतः विदेशी वस्त्र बहिष्कार के लिए 1 अगस्त यानी लोकमान्य तिलक की पहली बरसी के दिन सारे देश, नगरों में तथा गांव-गांव में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्यक्रम पूरा करने का निश्चय किया गया। इसमें मुंबई और अहमदाबाद की होलियां शायद सबसे बड़ी थीं। वल्लभ भाई ने अपने साथी बैरिस्टर लोगों के दर्जनों सूट, नेकटाई या कॉलर और बूट जलाए। लोगों में बड़ा जोश था। होली शुरू होने पर अनेकों ने पहने हुए विदेशी कपड़ों को उतारकर उस आग में जला दिया। इसके बाद विदेशी कपड़ों की दुकानों और शराब खानों पर धरना शुरू हुआ। इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। वल्लभ भाई ने स्वयं अपने अन्य सहयोगियों एवं स्वयं सेवकों के साथ अहमदाबाद की कपड़ा मंडी में विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने का कार्य आरंभ कर दिया। असहयोग के अन्य कार्यक्रम जैसे विदेशी शिक्षा का बहिष्कार आदि भी बड़े जोश और तेजी के साथ पूरे किए जा रहे थे। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने भी, जिसमें हालांकि कांग्रेस सदस्यों का वल्लभ भाई के प्रयत्न और प्रभाव के कारण सरकार से असहयोग किया, परिणाम स्वरूप सरकार ने म्युनिसिपैलिटी को भंग कर दिया। इस पर अहमदाबाद के नागरिकों की ओर से तत्काल एक सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा मंडल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा बच्चों को आरंभिक राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई। विदेशी शिक्षा के बहिष्कार के कारण सूरत और नाडियाड की व्यवस्था को भी भंग कर दिया गया और वहां भी स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई। तंग आ गई ब्रिटिश सरकार। गांधी जी और उनके असहयोग के इस कार्यक्रम से, जो इन दिनों पूरे देश में बड़ी तेजी से चल रहा था, वाइसरॉय और गवर्नर से लेकर कलेक्टर तथा अन्य गोरे अधिकारी बड़े तंग आ गए थे। आंदोलन को दबाने और अप्रभावी बनाने के लिए जो भी कदम सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर उठाए गए, उल्टे उनसे आंदोलन और बढ़ गया। इस प्रकार पग पग पर सरकार और अधिकारी वर्ग को मात खानी पड़ी। सरकार इस स्थिति से चिंतित और परेशान थी। अंत में वाइसरॉय को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि युवराज को भारत बुला लेते हैं। भारतीय जनता शिक्षित और श्रद्धालु है। वो कुछ स्वभाव से ही राजा और राज परिवार के प्रति एक प्रकार का भक्ति भाव रखती है। अंत में युवराज को भारत बुलाकर सर्वत्र घुमाया जाए और उनसे भाषण कराए जाएं। इससे न केवल लोगों का ध्यान बटेगा, बल्कि असहयोग आंदोलन से उन्हें थोड़ा दूर किया जा सकेगा और इससे गांधी जी की लोकप्रियता में भी अचानक ही कमी हो जाएगी। इस प्रकार के ख्याली पुलाव पकाकर वाइसरॉय ने युवराज को भारत बुलाने का कार्यक्रम बना लिया। युवराज का भारत आना। जहां एक ओर युवराज के भारत आगमन की घोषणा हुई, दूसरी ओर गांधी जी ने यह सुनते ही स्पष्ट ऐलान कर दिया कि व्यक्ति की हैसियत से राजा या युवराज के प्रति हमारे दिलों में और प्रीति नहीं है, परंतु युवराज भी ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ आ रहे हैं और साम्राज्य को मिटा देने के लिए सारे देश ने लड़ाई छेड़ दी है और ऐसे समय में उनके यहाँ न आने में ही उनकी शोभा है। इतने पर भी जनता की भावनाओं की परवाह ना कर उनको बुलाया जाएगा तो उनके सम्मान में होने वाले तमाम समारोह, जुलूस वगैरह का बहिष्कार करने की सलाह लोगों को मुझे देनी होगी। गांधी जी की चेतावनी की उपेक्षा हुई। युवराज हिंदुस्तान आए। 17 नवंबर को हिंदुस्तान के किनारे बंबई बंदरगाह पर उतरे। इस दिन सारे देश में शोक मनाया गया और हड़ताल हुई। इसी बीच लोगों को उकसाने वाली कुछ घटनाओं के कारण मुंबई में दंगे हो गए। गांधी जी इस समय बंबई में ही थे। उन्होंने इन दंगों के लिए खेद व्यक्त किया और शांति स्थापित होने तक के लिए अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के इस अनशन से शांति स्थापित हुई और उन्होंने 22 तारीख को अपना अनशन तोड़ दिया। एक वर्ष में स्वराज हासिल करने के अपने लक्ष्य के अनुसार यदि निश्चित अवधि में स्वराज ना मिले तो गांधी जी अपने निश्चित क्षेत्र में सामूहिक सविनय भंग का आंदोलन आरंभ करने वाले थे, किंतु बंबई के दंगों के कारण उन्हें अपना ये कार्यक्रम फिलहाल टालना पड़ा और ये निश्चय किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छेड़ा जाए। इसका निर्णय अंत में होने वाली अहमदाबाद कांग्रेस में करेंगे। इसी समय कांग्रेस ने लोगों पर नियंत्रण रख उन्हें अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से एक स्वयंसेवक दल का गठन कर उन्हें संगठित करने का काम शुरू किया।
इसे सरकार ने गैर कानूनी करार दे दिया और खुल्लम खुल्ला अपना दमन चक्र चला दिया। इसी सिलसिले में कांग्रेस के अखिल भारतीय नेतागण, जिनमें कई प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके अतिरिक्त हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। इससे लोगों में उत्तेजना बढ़ी और जहां जहां युवराज गए वहां वहां उनका पूर्ण बहिष्कार हुआ। जहां उनका जुलूस निकलता वहीं लोग मार्ग के दोनों ओर काले झंडे और दुकान बंद रखते। इस प्रकार लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता में युवराज का पूर्ण बहिष्कार किया गया। चौरी चौरा की दुखद घटना। अहमदाबाद कांग्रेस में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सामूहिक करबंदी सत्याग्रह के लिए बारडोली तालुका चुना गया। कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति के साथ ही बारडोली की सत्याग्रह की तैयारी भी बड़े जोर शोर के साथ शुरू हो गई। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर बारडोली के करबंदी आंदोलन की सूचना भेज दी। इसी समय 8 फरवरी 1922 को एक दुर्घटना हो गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के जुलूस की भीड़ ने पुलिस के 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़कर उसमें आग लगा दी, जिससे वो सब जलकर मर गए। इस दुर्घटना से गांधी जी के मन को सख्त चोट लगी। उधर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण के समय पिछले दिनों बंबई और मद्रास में जो दंगे हुए थे, वो भी गांधी जी के मन को कचोट रहे थे। देश में बढ़ती हुई यह हिंसक प्रवृत्ति, जो हालांकि अंग्रेजी राज्य के प्रति जनता की अप्रीति और अरुचि ही नहीं, एक प्रकार की बढ़ती हुई घृणा की स्पष्ट आवाज थी। गांधी जी के विचारों और उनकी सत्य और अहिंसा पूर्ण उपायों से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता पर एक गंभीर आघात भी था। अंत में उन्होंने निष्कर्ष के रूप में ये माना कि भारतीय जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। बारडोली के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। गांधी जी की गिरफ्तारी और नाउम्मीदी का छाना। गांधी जी के इस निर्णय से काफी नेताओं को आघात पहुंचा। केवल वल्लभ भाई और राजेंद्र बाबू 2 ऐसे नेता थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे। सत्याग्रह की लड़ाई स्थगित करने से जनता में जो आक्रोश था ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो आक्रोश अब ठंडा पड़ चुका था और इस मौके को सरकार ने हाथ से न जाने दिया। गांधी जी और सरकार में साफ साफ बातें हो गईं। परिणाम स्वरूप 10 मार्च को रात 10 बजे साबरमती आश्रम में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च को उन पर मुकदमा चलाया गया और यंग इंडिया में लिखे उनके लेखों को राजद्रोही मानकर लेखक की हैसियत से उन्हें 6 वर्ष की कैद तथा छापने वाले की हैसियत से श्री शंकर लाल को 1 वर्ष की कैद और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। अपने ऊपर लगे अभियोग को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने अदालत के सामने अपना लिखित बयान पढ़ा। गांधी जी का क्या बयान था? गांधी जी का बयान भारतीय आत्मा का एक शब्द चित्र था। सारा भारत अपना अभियोग पत्र लेकर आज अदालत में उपस्थित हुआ और प्रजाद्रोह के अपराध पीड़ित ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट ब्रूमफील्ड ने निर्णय और न्याय के संघर्ष में आत्मसमर्पण कर दिया। मजिस्ट्रेट ने गांधी जी के लिए आदर भाव के शब्द बोले और उनको लोकमान्य तिलक की कोटि में भी गिना। गांधी जी ने जज को इस सद्भाव पर तथा उन्हें लोकमान्य तिलक की कोटि में गिनने के लिए धन्यवाद किया। वहां उपस्थित अनेक नेता सिसक सिसक कर रो पड़े। एकमात्र वल्लभ भाई ही थे जिन्होंने सबको धीरज बंधाया। गांधी जी ने हंसते हंसते सबके सामने एक वाक्य कहा, मेरे हाथ में खादी रख दो और मुझसे स्वराज्य ले लो, कहकर विदा ली। पुलिस उनको साबरमती जेल ले गई।